हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज जो 6 दिसंबर है और आज हम 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास पर नज़र डालते हैं 5 दिसंबर की। तो आज के ही दिन डेथ एनिवर्सरी है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और डेथ आज के ही दिन है, या इनका महापरिनिर्वाण दिवस है आज 6 दिसंबर 1956 को। और ये भारत में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के। उसके अलावा इनको अवार्ड दिए गए थे, बोधिसत्व 1956 में अवार्ड दिया गया था इनको। भारत रत्न 1990 यानी मरणोपरांत दिया गया था। उसके अलावा ये पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2004 में दिया गया था। और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में ये अवार्ड दिए गए थे इनको। और ये आपके अधिवक्ता थे, राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। उसके अलावा इनका जो समाधि स्थल है महाराष्ट्र में है, और चैत्य भूमि मतलब इनका समाधि स्थल का नाम दिया गया है चैत्य भूमि, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा देखते हैं तो आज के ही दिन 1917 में फिनलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी रसिया से। और 1978 में स्पेन, जो कि यूरोपीय देश है एक, इन्होंने अपने संविधान को अपनाया था। उसके अलावा 1992 में, जो कि एक चर्चा का विषय रहा था, बाबरी मस्जिद, इसके जो ऊपर का जो भाग था उसको ढहा दिया गया था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उसके अलावा ये जो 1997, ये 11 हो गया है, ये 1997 में इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविध जो जैव पे जो सम्मेलन था क्लाइमेट पे, जलवायु पे, वो क्योटो जापान में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी क्योटो सम्मेलन की वजह से जो 22 मई को है आपका क्लाइमेट डे मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, वो इसी सम्मेलन का परिणाम है। आपका पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है आपके 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 5 दिसंबर। सही आंसर है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हर साल ये आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सॉइल डे आपका 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम 5 दिसंबर की बात करते हैं तो अभी इसी दिन को अभी एक मीटिंग हुई है, कल किसान कल्याण जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर ने, इन्होंने सतत खेती के लिए मृदा जो स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन हुआ है उसका उद्घाटन किया है आपका न्यू दिल्ली में। और इस बार की जो थीम रखी गई है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, इंग्लिश में बोलें तो इसको सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये 2022 की थीम है। और अगर हम इस दिन की बात करते हैं तो इसको 2013 में इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और उसको लेकिन पहली बार 2014 में मनाया गया था, और उसके बाद से ये प्रति साल मनाया जाता है। और मृदा भारत में इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसमें मिट्टी की उर्वरता को चेक किया जाता था कि आप कितना केमिकल यूज कर रहे हैं और मिट्टी में कितना उपजाऊपन है और कितना लाइफ है इसका। तो इसमें कुछ सैंपल लिए जाते थे और कार्ड एक बनाया जाता था। और ये जो योजना शुरू की थी भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को शुरू की थी। और ये कहाँ से शुरू की थी? सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी, ठीक है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये पूछ लिया जाता है ये योजना कब शुरू की गई थी। तो 2015 में शुरू की गई थी क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 5 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 5 दिसंबर। उसके अलावा हम देखेंगे कि 22 मार्च को विश्व जो आपका जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वाटर डे मनाया जाता है। और आपका जो 22 अप्रैल है इसको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी अर्थ डे मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को। और 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यानी जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो पहले जल है, फिर आपका पृथ्वी है, और उसके बाद है आपका जो क्लाइमेट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, बी लिख देता हूँ मैं इसको। तो बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ICAO, यानी जो आपका इंटरनेशनल एविएशन है, काउंसिल ऑफ एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी रैंकिंग आई है अभी। तो आपको ये बताना है कि इसका जो भारत को जो रैंक दी गई वो कौन सी रैंक है? 36, 40, 43 या फिर 48। आपका सही आंसर है 48। इसमें अभी भारत को 48वीं रैंक दी गई है।
तो जो ICAO है, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसमें जो भारत को जो रैंक दी गई है वो अभी 48वीं दी गई है। देखा जाए तो 4 साल पहले जो भारत की रैंक थी वो 102 थी, और इसमें भारत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और इसका कारण जो बताया गया उसमें बोला कि हमने जो मेजर्स जो टर्म्स रखे हैं और जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किए हैं अपने इसके की सेफ्टी में, उसको ये कारण बताया गया है। और जो हमारा जो प्रदर्शन रहा है, जो हमारा स्कोर रहा है 85.49, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और देखा जाए तो चाइना का जो स्कोर है वो आपका 49 है, ठीक है। चाइना हमसे नीचे, इजराइल भी हमसे नीचे है, और ये जो देश हैं जापान, ये हमसे नीचे हैं। और इसके अलावा आपका जो टॉप किया है इसमें, तो टॉप में कंट्री यहाँ पर नहीं, हाँ ये दी है ना, सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद आपका यूएई दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, ठीक है। और देखते हैं अगर हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसको स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1994 को। और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट इसकी काउंसिल के, ठीक है, वो सेल्वेटोर आपके हैं। और उसके अलावा ये जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है वो आपके जुआन कार्लोज है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपकी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके अलावा कुछ और इंडेक्स देखते हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी पढ़ाया था हमने, इसमें भारत की रैंक 40 थी। और इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको आपका ये रिलीज करता है, और ये स्विट्जरलैंड जिसमें पहला स्थान था। उसके अलावा ग्लोबल अगर लाइबिलिटी जो इंडेक्स देखते हैं, तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो न्यू दिल्ली को 112वां स्थान दिया गया था। टॉप में ये वियना था जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, टॉप में था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमारा भारत का जो स्थान है 150वीं, मतलब 150वें नंबर दिया गया है मीडिया को। और इसमें टॉप जो किया था नॉर्वे ने किया था, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। उसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी बौद्धिक संपदा है, उसके इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो रैंक है वो 43rd है। और उसके अलावा जो हंगर इंडेक्स है आपका 2022 का, इसमें भारत की जो रैंक है 107 है। 2021 में जो रैंक थी 101 थी, और अभी इसकी रैंक 107 कर दी गई है। तो ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। 36 आपका HDI इंडेक्स है। अगला प्रश्न है आपका, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? डोमिनिक लैपियरे, अरुंधति रॉय, डेविड डायोप या डगलस? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डोमिनिक लैपियरे, ठीक है। डोमिनिक लैपियरे ने द सिटी ऑफ जॉय पुस्तक लिखी, और ये भारत में जो सिटी ऑफ जॉय भारत से रिलेट करती है आपकी बुक। तो ये आपकी सिटी ऑफ जॉय, और ये आपके राइटर हैं डोमिनिक लैपियरे, ये फ्रेंच के हैं। फ्रेंच डोमिनिक लैपियरे, इनका क्या हुआ, अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये चर्चा में बने हुए हैं। इन्होंने सिटी ऑफ जॉय बुक लिखी है, जो कि एक स्टोरी है, जो एक मतलब बंदा रहता है कोलकाता में, और वो स्लम से रहता है, और उसको बीमारी होती है लेप्रोसी की, और वो किस प्रकार संघर्ष करता है वो इस बुक में दर्शाया गया है। उसके अलावा इन्होंने एक और इनकी फेमस बुक है जो भारत के ऊपर लिखी है, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो इसमें भारत का जो स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो और भी 2 बुक उनकी जो इंपॉर्टेंट है, जो भारत के लिए लिखी गई हैं। उसके अलावा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर नोट की हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि जो कालिदास की रचना है। एज यू लाइक इट बहुत फेमस नोवेल आपका है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका कार्ल मार्क्स ने लिखा है। मीन कॉम्प आपका एडोल्फ हिटलर की रचना है। गांधी एंड स्टॉलिन आपकी लुई फिशर की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी का जो ये आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। और प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक मैंने यहाँ पर कवर की हैं, और कुछ जब क्वेश्चन दूसरा आएगा तो हम बाकी की बुक्स भी इसमें कवर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डोमिनिक लैपियरे, जो फ्रेंच के आपके राइटर हैं, और भारत के लिए इन्होंने 2 बुक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का आपको प्रेसिडेंट बनाना, कौन बनाया गया है? RL करंदीकर, प्रशांत कुमार, TV सोमनाथन या TG सीताराम? प्रश्न का सही आंसर है आपका RL करंदीकर। आपके RL करंदीकर है, पूरा नाम इनका राजीव लक्ष्मण करंदीकर है, और इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है सांख्यिकी कमीशन का, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल
जो स्टैटिस्टिकल है आपका कमीशन, एनएससी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इसका ये इनको अभी हेड बनाया गया है। और अगर इसकी बात करते हैं आपका जो एनएससी की, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, बट हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और ये किसकी समिति की सिफारिश पे किया गया था? रंगराजन समिति की सिफारिश पे किया गया था। रंगराजन जो आयोग था उसके रिकमेंडेशन पे की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर एल करंदीकर। प्रशांत कुमार को अभी हाल ही में आपको अपॉइंट किया गया था, मैंने पढ़ाया था, उसको आप बता दीजिए। तो और उसके अलावा जो आपके टीजी सीताराम है, इनको एआईसीटी का अध्यक्ष बनाया गया है अभी रिसेंटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। विच इंडियन बैंक इज अवॉर्डेड एज बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक या एसबीआई? आपका सही आंसर है कैनरा बैंक। अभी कैनरा बैंक को ये अवार्ड दिया गया है लंदन में। तो ये कैनरा बैंक के एमडी हैं आपके, एमडी सीईओ, जिनका नाम है आपका एलवी प्रभाकर, इन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया है। तो ये जो अवार्ड है कहाँ दिया गया है? आपको लंदन में एक समिट हुई है, ये लंदन में एक इवेंट हुआ है, ठीक है, बैंकिंग समिट, ग्लोबल बैंकिंग समिट, इसमें ये अवार्ड दिया गया है। और इनके जो आपके कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ है एलवी प्रभाकर, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कैनरा बैंक, यानी कैनरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 को अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितना रेमिटेंस मिलने की संभावना है? 2022 में आपको रेमिटेंस बताना है। बहुत सारे लोगों को रेमिटेंस का शब्द नहीं पता होगा, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको पहले इसका देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है आपके 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और 100 अमेरिकी बिलियन डॉलर, या फिर 150 या फिर 200, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर आपका 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये इतना रेमिटेंस भारत को मिलने वाला है। तो अभी इंडिया एक्सपेक्टेड किया गया है कि इसमें 2022 में रेमिटेंस 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिल सकता है। और ये किसने बताया है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है। और उस रिपोर्ट का जो नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। और इसमें वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया, प्रेडिक्ट किया कि भारत को 2022 के एंड तक आपको रेमिटेंस से 100 बिलियन डॉलर मिल जाएगा, जो पहले 7.5% था और वो अभी 12% हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पिछली 2021 में जो रेमिटेंस था वो हमारा 89.4 था, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है कि किसी कंट्री को कितना रेमिटेंस मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस हमारे भारत में आ रहा है वो सबसे नंबर 1 पे रसिया से आ रहा है। उससे पहले ये आपका गल्फ कंट्री से आता था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा रसिया में इसका जो कुछ 23% है वो रसिया से मिल रहा है। अब रेमिटेंस क्या होता है? तो रेमिटेंस जब कोई मतलब यहाँ से कोई एक व्यक्ति दूसरे देश में काम करने जाता है, यानी एक देश से व्यक्ति जब दूसरे देश में काम करने जाता है तो उसको जो पैसा मिलता है, जो उसको सैलरी मिलती है, वो अपने देश में भेजता है। तो जो पैसा अपने देश में भेजता है अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को, तो वही रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी, ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर, तो ये रेमिटेंस है। कोई भी बाहर नौकरी करेगा और पैसा अगर घर भेजेगा तो हमारे जो देश को, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। और ये इंडियन जो ग्रोथ होती है, आपकी जीडीपी है, उसमें इसका काफ़ी महत्व होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 100 बिलियन, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अभी तक किसी भी देश ने इतना रेमिटेंस प्राप्त नहीं किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट वॉच कंपनी है आपकी नोएज, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सूर्य कुमार यादव, प्रसून जोशी, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका विराट कोहली, जो पूर्व भारतीय कप्तान थे क्रिकेट टीम के। अभी ये बैट्समैन मतलब मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं। तो ये आपके विराट कोहली हैं, इनको नोएज कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हम देख लेते हैं। तो सूर्य कुमार यादव को अभी जो अरमान गबरू आपका मेल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके अलावा प्रसून जोशी को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लियोनल मेसी, ये फुटबॉलर हैं आपके, और इनको, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं आपके, और इनको आपको जो बाइजूरे अपना ब्रांड एम्बेसडर, जो स्टडी आपका एजुकेशन है, उसने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये उसके अलावा जानवी कपूर, जो कि आपकी एक्ट्रेस हैं, उनको नायका फैशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके अलावा कुछ और हमने यहाँ पर नोट की, मैकडोनाल्ड,
रश्मिका मंदाना इसकी हैं। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो राजस्थान की बात हो रही है इसमें, तो अवनी लखेरा हैं जो कि एक पैरा आपकी शूटर हैं जिन्होंने आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, डबल 2 आपके मेडल जीते थे इन्होंने। उसके अलावा मास्टर का अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये मैग्नस कार्लसन है, ये फुटबॉल प्लेयर है आपके। उसके सॉरी ये आपके शतरंज के प्लेयर हैं आपके, ठीक है, ये विश्वनाथ आनंद की टक्कर के जो है ये नंबर 1 आपके प्लेयर रहे हैं चेस के। उसके अलावा ट्राइफेड आदि महोत्सव की बात करते हैं तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम को बनाया गया है। उसके अलावा इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो बात करते हैं तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 दिन हैं जो एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, इंटरनेशनल चीता डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ठीक है। हमने यहाँ पैंथर नहीं लिखा है, यहाँ पे चीता ही लिखा है हमने इसको। इस प्रश्न का सही आंसर है आपको 4 दिसंबर। अभी हमने 5 दिसंबर ही पढ़ा था जिसमें आपका विश्व जो आपका मृदा दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल जो आपका चीता डे है और उसके अलावा जो आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण दिन है उसको मनाया जाता है। तो अभी जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है आपका, यानी राष्ट्रीय जो प्राणी उद्यान है आपका नई दिल्ली में, उसमें ये डे को सेलिब्रेट किया गया है 4 दिसंबर को, और इसका पर्पज है सेलिब्रेशन का स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द प्रेजेंट जनरेशन अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको मतलब जागरूक करना, किसके प्रति जागरूक करना, जो आपकी वन्य जीव है उसके प्रति जागरूक करना, उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये दिन क्यों मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, तो एक रिसर्चर थे अमेरिका के डॉक्टर लॉरी मार्कर, इन्होंने मतलब स्थापना की थी चीता कंजर्वेशन फंड की, और कब की थी 1990 में, और आज के उन्होंने ही बोला था कि 4 दिसंबर को हम इस दिन को आप मनाइए अंतर्राष्ट्रीय रूप में। तो ये 2010 से इस दिन को मनाया जा रहा है तभी से। और चीता देखा जाए तो आपका सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला, यहाँ पे दौड़ने की बात हो रही है, और ये 3 सेकंड में महज 70 माइल पर आवर की स्पीड ले सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जानवर माना जाता है। और हम भारत की बात करते, अगर विश्व के लेवल में बात करते तो सबसे ज़्यादा जो चीता है आपके अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। अफ्रीका में आपके नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ये डिक्लेयर किया गया था 1954 में गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा भारत ने भी नामीबिया से भी चीते लाए हैं, आपको क्वांटिटी बतानी है, मैं बता देता हूँ। 8 चीते हैं, और उसमें 7 चीतों का नाम नामीबिया ने ही दिया है, और 1 चीते का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। आप अगर जानते हैं तो उसका नाम बता दीजिए। और भारत में ये कहाँ लाए गए हैं, कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये 8 चीते लाए गए हैं। तो अगर उसका नाम नहीं, मैं ही बता देता हूँ, आशा उसका नाम रखा है प्रधानमंत्री जी ने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 दिसंबर, यानी 4 दिसंबर को आपका चीता दिवस अंतर्राष्ट्रीय और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका सी स्टेम 2022 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो सी स्टेम 2022 कार्यक्रम है, इसको लॉन्च किया गया है, बताना आपको अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, स्वीडन जो आपकी ये एम्बेसी यानी दूतावास, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये आपका प्रोग्राम है जो अभी लॉन्च किया गया है सी स्टेम 2022। तो ये महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है। ये स्वीडन जो भारत नोबेल स्मृति सप्ताह के अंतर्गत ये सी स्टेम को मनाया जा रहा है, और ये 3री बार इसका आयोजन किया गया है। और इसको किस किस ने आयोजन किया है, तो इसमें जो आपकी एजेंसी है स्वीडन का जो दूतावास है, उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन है, इसमें हेड यही है, इन सब लोगों ने इसमें साझेदारी की है। तो नीति आयोग, भारत सरकार और आपका जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इन सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और जो अभी भारत में स्वीडन के राजदूत हैं जेन थेस्लेफ, ठीक है, इन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधन किया है और कहा है कि हम सी स्टेम की परंपरा को जारी रखते हुए अत्यंत खुश हैं, जो कि स्वीडन भारत नोबेल स्मृति सप्ताह का एक प्रमुख आयोजन है। और इस साल जो सी स्टेम वीडियो चैलेंज की वीडियो बनाए गए थे, उस पर विजेताओं को भी उन्होंने पुरस्कार दिए हैं।
और इसके जो अटल इनोवेशन मिशन है आपका, अटल नवाचार मिशन, इसके जो निदेशक हैं नीति आयोग, उसके निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उसने कहा है कि आज स्टेम में महिलाओं की जो भागीदारी का स्वरूप बदल रहा है, इसे महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला अभी जो बड़े लेवल में जो भी काम होते हैं सब में जो इसकी जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ गई है। सी का मतलब ही यहाँ पर लेडीज से रिलेटेड होता है आपका। और अभी देखा इसमें जो आपका जो एथलीट हुआ, मैराथन हुई थी 2021 में, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 49% थी। तो उन्होंने बोला कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया है सी स्टेम 2022। और सेलिब्रेट किसने किया है? ये तीनों अकेडमी हैं, इसके अलावा जर्मन एक रिसर्च अकेडमी भी आपकी इंस्टीट्यूट भी है, और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका स्वीडन जो एम्बेसी है, ये हेड है इसकी। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, ये संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किसने कहा है। तो ये तो हो गया इधर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। कौन सा ऑप्शन है आपके? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 300A, या फिर आर्टिकल 32। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32 को आपको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल 32 टू जो आर्टिकल 32 है आपको, इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और ये आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होता है? ये एक मौलिक अधिकार है, जबकि भारत जो आपका 6 मौलिक अधिकार हैं कुल, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, और जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति है कि वो आपके मौलिक अधिकार को लागू करे। और इसी जो आर्टिकल 32 है, इसी के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है आपकी 5 रिट जारी करता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपकी रिट देता है, जो कितने प्रकार की रिट देता है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये पांचों रिट मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लिश में, परमादेश जिसको मैंडामस कहा जाता है, अधिकार परीक्षा जिसको क्यू वारंटो कहा जाता है, प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है, और उत्प्रेषण जिसको सर्ट्योरेरी कहा जाता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि जो ये सीधा होता है कि जो भी आपको किसी को मतलब जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है उसको न्यायालय में पेश करना, 24 आवर्स के अंदर उसको पेश करना होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। जब ये आदेश जारी किया, रिट जारी की जाती है, तो पुलिस को जो आपको उसको व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। उसके अलावा आपका परमादेश है, आपका मैंडामस होता है, तो इसके लिए ये परम आदेश जिसको मतलब मना नहीं कर सकते ये, तो किसी भी सरकारी संस्था कर्मचारी इसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है, और इसके द्वारा जो भी मैंडामस की जारी किया जाता है वो काम करना ही पड़ता है। उसके अलावा अधिकार परीक्षा है आपको, ये उस व्यक्ति के विरोध में जारी की जाती है जिसके विषय में यह शिकायत की जाती है उसने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा है, उसके लिए ये वारंट इशू किया जाता है। उसके अलावा प्रोहिबिशन, तो ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। उसके अलावा आपका उत्प्रेषण है, जो अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का उल्लंघन का कोई निर्णय कर चुका है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। मतलब कोई छोटा जो न्यायालय है, अगर उसने कोई उल्लंघन किया है किसी दूसरे का क्षेत्र का में जा कर के, तो उसको निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। तो ये आपका उत्प्रेषण में आता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। आज का संगठन हमने लिया FAO, यानी जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने लिया है आज। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कुल जो सदस्य हैं आपके 194 इसके मेंबर हैं। और इसको जो फॉर्म किया गया था, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को जो आपका है वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो आपका आदर्श वाक्य है आपका फिएट पेनिस, यहाँ पर लिखा हुआ है फिएट पेनिस, और इसका ये एक लैटिन शब्द है जिसका आपका अर्थ होता है लेट देयर बी ब्रेड, यानी सबके लिए आपको खाना होना चाहिए। ब्रेड का मतलब यहाँ खाने से रोटी से है, तो सबके लिए ब्रेड होना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, FAO किसके लिए काम करता है? इसका जो हेडक्वार्टर आपका इटली में है,
रोम, मतलब जो रोम में है, इटली की राजधानी है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर जनरल आपकी क्यू डोंग यू है। इसका जो मुख्य काम है वो हंगर को ख़त्म करना है। उसके अलावा जो आपके जो खाद्य असुरक्षा है और जो आपको कुपोषण है उसको कम करना है। और इसके अलावा आपका पोषण को बढ़ाना है। और मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल, जो आपकी खेती है, जो एग्रीकल्चर है आपका, उसको और ज़्यादा उत्पादकता उसकी बढ़ानी है, उसको सतत मतलब रूप में प्रयोग करना है। उसके अलावा आपकी जो रूरल पॉवर्टी है उसको भी कम करना है। एंश्योर इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स, इसको भी मतलब इसके बारे में इंश्योर करना है, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है एग्रीकल्चर की और फूड सिस्टम्स की। उसके अलावा जो भी आपकी डिजास्टर होते हैं, आपदाएं होती हैं, उसमें जो लोगों की ज़िंदगी को बचाना है, मतलब जहाँ पर जैसे कहीं पर आपात बाढ़ आ गया है या फिर कहीं पर और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो वहाँ पर खाने पीने की समस्या हो जाती है, तो फिर ये वहाँ पर ये काम करता है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे। हम कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो अभी यूपीएससी ने मतलब ये रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि अगली साल से 2023 से जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बड़े लेवल के एग्जाम रेलवे में, वो आपका यूपीएससी कंडक्ट करेगा। और यूपीएससी अपने लेवल से ही कंडक्ट करेगा। पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होने वाला है और रेलवे की वैकेंसी आने वाले समय में और टफ होने वाली है। तो इसके लिए आपको और अच्छे से यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। आपको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम्स इसमें रिटन लिए जाएंगे आपके। तो इसमें पहले 2 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, उसके बाद 250। इसमें किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे जो पूरा सिलेबस कैसा रहेगा इसका, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी जो केंद्रीय आपके सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो, उसको जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, इसलिए इनको मतलब इनको कॉन्ग्रेचुलेसन किया है उन्होंने। और ये क्यों बना, इनको मेट्रो जो आपकी 2 ये संस्थाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो, इनको गिनीज बुक में नाम क्यों आया है, क्योंकि इन्होंने नागपुर में एक ही खंबे पर हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल का निर्माण किया है। ठीक है, इसलिए इनको गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दिया गया है। उसके अलावा माउंट समेरू जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, वो अभी इसमें फट गया है और यहाँ पर मतलब बहुत सारे जो इसका लावा है उसको बाहर आया है। तो ये न्यूज़ थी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम्स में उनको भी फ़ायदा मिल सके। और हमारी टीम कोशिश करती है कि कंटेंट में कोई गलती ना हो, फिर भी अभी कोई गलती रह जाती है तो हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन करके सुधार देते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में उद्यमता श्रेणी दृष्टिकोण श्रेणी है, उसमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जो आपको अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो आपके पीछे क्लास जाके अटेंड कीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।